हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। हैलोजन डेरिवेटिव्स हम लोग देख रहे हैं। हैलोजन डेरिवेटिव्स में फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म वो हम देख रहे थे। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 SN2 मैकेनिज्म देखने के बाद एक्चुअल में अब हमारा थर्ड पॉइंट फैक्टर्स में चल रहा था। सॉल्वेंट पोलैरिटी का जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा चल रहा था। अब सॉल्वेंट पोलैरिटी जो भी है यहाँ पे वो हम डिस्कस कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सॉल्वेंट्स जो होते हैं वो सॉल्वेंट्स बेसिकली आपको प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में उनका मतलब डिफरेंशिएशन होता है। सबसे पहले ये है कि प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, ये पहले समझना होगा। प्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऐसे सॉल्वेंट्स की जो H+ आयन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, मतलब सॉल्वेशन के वक्त पे वो H+ आयन जो है वो मतलब डिसोसिएशन के वक्त पे वो H+ आयन वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का एग्जांपल हमने लिया। वाटर ये जो है ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। उसका डिसोसिएशन अगर आपने देखा तो डिसोसिएशन में H+ एंड OH- ये दो आयन्स वहाँ पे हमें मिल जाते हैं। सो बेसिकली ये है कि प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि जो H+ आयन देते हैं आफ्टर डिसोसिएशन। अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है, डिसोसिएशन के बाद आपको वहाँ पे H+ आयन वहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। सो दो सॉल्वेंट्स आर सेड टू बी अप्रोटिक सॉल्वेंट्स। सो बेसिकली सॉल्वेंट पोलैरिटी जो है, सॉल्वेंट पोलैरिटी यहाँ पे क्यों इतना इफ़ेक्ट आपको दिखा रही है, ये आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी होगा। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म जो है वो कैसे होती है। पहले जो SN1 SN2 मैकेनिज़्म मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें जो भी वहाँ पे इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है, तो इंटरमीडिएट के बारे में, ट्रांजिशन स्टेट के बारे में थोड़ा सा और आपको रिकॉल करना पड़ेगा। सो ये रिकॉल करने के बाद अपने आप आपको खुद को पता चलेगा कि कौन से तरीके का सॉल्वेंट हमें यूज़ करना है फॉर अ पर्टिकुलर मैकेनिज्म टू टेक्स प्लेस। मतलब SN1 में ये कहा जाता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहाँ पे होना चाहिए। SN2 में ये कहा जाता है कि पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट वहाँ पे होना चाहिए। मतलब पोलर ये तो हम समझ सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट दोनों में होने चाहिए। बेसिकली सॉल्वेंट जो होते हैं, सॉल्वेंट को ही हम डिवाइड करते हैं पोलर सॉल्वेंट और अपोलर मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। पोलर सॉल्वेंट में ही आपके दो पार्ट्स वहाँ पे हो जाते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड एक अप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक कौन है ये मैंने बताया आपको कि डिसोसिएशन के बाद जो H+ वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है उसे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहा जाता है। डिसोसिएशन के बाद वो वहाँ पे मतलब H+ आयन प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो उसे कहा जाएगा अप्रोटिक सॉल्वेंट करके। सो ये जो पॉइंट्स है ये पहले आपके माइंड में पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। हम सबसे पहले यहाँ पे SN1 के बारे में देखने वाले हैं कि SN1 में आपको, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली मैं पढ़ाऊँगी SN1 और SN2 में किस तरीके से आप अगर वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हो तो SN1 मैकेनिज़्म वहाँ पे हो रही है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट अगर वहाँ पे लेते हो तो SN2 मैकेनिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा फेवर हो रही है। SN2 मैकेनिज़्म के लिए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की ज़रूरत है और लो पोलैरिटी का जो भी सॉल्वेंट होगा उसकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ती है। सो लेट अस सी हाउ solvent polarity will affect or will influence on SN1 and SN2 mechanism। अब यहाँ पे देखो सॉल्वेंट पोलैरिटी जो है वो सॉल्वेंट पोलैरिटी में मैंने दो पार्ट्स करके मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। SN1 एंड SN2 मैकेनिज़्म में एग्जैक्टली सॉल्वेंट पोलैरिटी किस तरीके से रोल वहाँ पे क्रिएट कर रही है वो बोलने के लिए सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया है कि सॉल्वेंट कितने टाइप्स के होते हैं। पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। उसमें पोलर सॉल्वेंट्स आपको पता है कि वहाँ पे पोल्स क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। फिर उसमें भी पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें दो अलग अलग वहाँ पे पार्ट्स आते हैं।
प्रोटिक सॉल्वेंट होता है और अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ऑन डिसोसिएशन इट विल गिव H+, इट विल गिव H+ आयन, एंड देन अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या है, वो वहाँ पे डिसोसिएशन के बाद वहाँ पे आपको बेसिकली H+ आयन वहाँ पे नहीं देगा। ठीक है, सो एक इतना शॉर्ट याद रखो, एक्चुअल में वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी लेंदी पार्ट है। टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनको स्टडी करना। सो लेट अस सी SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था, SN1 मैकेनिज्म में कुछ इस तरीके से वहाँ पे आपका कार्बोकैटायन जो है वो कार्बोकैटायन जनरेट होता था, देखा था हमने, कार्बोकैटायन का जनरेशन वहाँ पे होता है। एक गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट जो होता है स्टेबलाइजेस द आयन बाय सॉल्वेशन। जो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होता है, ठीक है, एक मतलब अच्छा सॉल्वेंट जो होगा वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होने के बाद सॉल्वेशन की प्रोसेस से वो वहाँ पे आयंस को स्टेबलाइज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि NaCl जो है वहाँ पे, अगर वो Na+ और Cl- में वहाँ पे कन्वर्ट होता है, वाटर में वहाँ पे मतलब वहाँ पे वाटर में उसकी सॉल्वेशन की कैपेसिटी अगर हम देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो क्या कर रहा है बेसिकली वहाँ पे, वो वहाँ पे जो भी आयंस बन रहे हैं वो आयंस जो है वो आयंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर वाटर आयंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर उसमें वो वहाँ पे प्रोसीड हो गया, अगर वो आयन स्टेबलाइज हो गए तो वहाँ पे सॉल्वेशन की प्रोसेस होगी। इस तरीके से हम सॉल्वेशन को देखते हैं। सॉल्वेशन क्या है ये पता होना चाहिए, 11th में काफ़ी सारा नॉलेज आपने लिया है सॉल्वेशन के बारे में। सो बेसिकली यही है कि अ गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस द आयन बाय सॉल्वेशन। अ गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस द आयन बाय सॉल्वेशन। मतलब देखो, सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, और दूसरे केस में वहाँ पे क्या बन रहा है, हेट्रोलिसिस से एक अनायन भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, एक अनायन भी वहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको कार्बोकैटायन जो है वो कार्बोकैटायन को भी स्टेबलाइज करना ज़रूरी होगा, और दूसरा जो अनायन फॉर्म हो रहा है, कौन सा आयन फॉर्म होता है वहाँ पे, Br- करके जो आयन फॉर्म होता है उसको भी स्टेबलाइज करना ज़रूरी होगा, वो एज अ लिविंग ग्रुप वहाँ से निकल सकता है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे ये है कि अनाइंस आर सॉल्वेटेड, अनाइंस बेसिकली ये है कि कार्बोकैटायन का सॉल्वेशन होना उतना वहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि उतना वहाँ पे मतलब फिजिबल नहीं है। कार्बोकैटायन का जो भी सॉल्वेशन है वो उतना फिजिबल नहीं होगा, बिकॉज देखो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकैटायन पे, और जो H+ है उस पे भी क्या है, वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो उन दोनों के बीच में तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कार्बोकैटायन और H+ जो है वो बिल्कुल पास पास में आ गए और एक दूसरे के इसमें वो वहाँ पे सॉल्वेशन से क्या हो गए, पूरे घुल मिल गए, ऐसे नहीं हो सकता। इसलिए ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि कार्बोकैटायंस जो है, सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज़ रिलेटिवली पुअर, और सॉल्वेशन जो होता है कार्बोकैटायन का वो रिलेटिवली काफ़ी पुअर होता है। बेसिकली आपको सॉल्वेशन मतलब किस चीज़ में देखना चाहिए, अनाइंस में देखना चाहिए। अब अनाइंस आर सॉल्वेटेड एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ही सिंपल है। अनाइंस जो होते हैं वो अनाइंस क्या करते हैं वहाँ पे, स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे H+ फर्निश किया है, हमने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट क्या कर रहा है वहाँ पे, H+ वहाँ पे फर्निश कर रहा है, और यहाँ का जो भी अनायन है, मतलब SN1 में जो अनायन फॉर्म हुआ है वो अनायन वहाँ पे स्टेबलाइज होगा। तो अगर एनायन एक तरीके से स्टेबल हो गया तो आपका कार्बोकैटायन जो है उस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना बहुत ही आसान हो सकता है, ठीक है। सो SN1 प्रोसीड्स मोर रैपिडली, SN1 प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स। यहाँ पे प्रोटिक लिखना मैं भूल गई थी, आप कर लो। SN1 जो रिएक्शन है वो वहाँ पे कहाँ पे होती है, बेसिकली मोर फेवरेबल कहाँ पे हो रही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में वो काफ़ी मोर फेवरेबल हो रही है। बट एट द सेम टाइम इफ़ यू सी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन की अगर हम बात करते तो SN2 रिएक्शन में थोड़ी सी गड़बड़ है कि अनाइंस को सॉल्वेट करना, यहाँ पे देखो आप कैसे होगा, यहाँ पे भी हमने अगर वहाँ पे SN2 रिएक्शन की बात की तो SN2 के रिएक्शन में हमें पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कुछ इस तरीके से एक पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है।
तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में आपको क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल भी आपका इन्वॉल्व है और आपका सबस्ट्रेट भी इन्वॉल्व है, इसलिए SN2 को क्या बताया गया था, बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताया गया था। तो SN2 रिएक्शन में इन RDS न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो इन्वॉल्व, बिल्कुल न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेंट्रेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे कैरी कर रहा है SN2 में। अ पोलर सॉल्वेंट स्टेबिलाइज्ड न्यूक्लियोफाइल एंड हेंस न्यूक्लियोफाइल डीएक्टिवेट्स। अगर सपोज ऐसा हुआ, देखो आपने अगर ऐसा हुआ वहाँ पे कि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वहाँ पे क्या कर सकता है, बेसिकली ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ना माइनस, और वो H+ देगा, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज आपने उसको क्या कर दिया, स्टेबलाइज कर दिया, आपने उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बांध दिया, ठीक है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वो वहाँ पे अटैच हो गया। तो उस वजह से पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपने लिया तो न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे डीएक्टिवेट हो जाएगा। सो हाउ कैन अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल इज गिविंग यू अ प्रोडक्ट। न्यूक्लियोफाइल अगर वहाँ पे डीएक्टिवेट हो गया तो आप खुद सोचो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड न्यूक्लियोफाइल आपका स्टेबलाइज हो गया है, न्यूक्लियोफाइल आपका डीएक्टिवेट वहाँ पे हो गया है, तो कैसे काम चलेगा। SN2 रिएक्शन वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं हो सकती। सो इसलिए अप्रोटिक सॉल्वेंट्स और सॉल्वेंट विथ अ लो पोलैरिटी विल फेवर SN2 मैकेनिज्म। जनरली तो ये होता ही नहीं है कि लो पोलैरिटी वाले जो भी सॉल्वेंट्स है वहाँ पे वो नहीं लिए जाते। जनरली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स जो होते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही SN2 रिएक्शन हम आगे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि SN1 रिएक्शन में, ठीक है, कार्बोकेटाइन है, आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, आपका जो स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें सिर्फ कार्बोकेटाइन आपको दिखाई दे रहा है। तो कार्बोकेटाइन क्या है आपका, कार्बोकेटाइन इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशी, ठीक है। कार्बोकेटाइन अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी है तो उसका तो भी सॉल्वेशन हो सकता है, बट वो सॉल्वेशन पुअर है, ठीक है। बट उस वक्त जो अनायन फॉर्म होगा वो अनायन का सॉल्वेशन वहाँ पे होगा, एंड उस वक्त पे वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो न्यूक्लियोफाइल फ्री है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहीं से भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म में आप प्रोटिक सॉल्वेंट्स, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हो। बट वेरेज यहाँ पे अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया तो आप थोड़ा सा सोचो कि वहाँ से H+ आपको मिल जाएगा, सॉल्वेंट से एक डिसोसिएशन होने के बाद अगर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो H+ वहाँ पे मिलेगा। H+ जैसे ही आपको मिलेगा तो वो H+ किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ ही बॉन्ड बना देगा, बिकॉज आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दोनों भी इन्वॉल्व है। तो वो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ अगर वो बॉन्ड बनाता है वहाँ पे, बेसिकली ये पॉइंट है कि वो अगर न्यूक्लियोफाइल के साथ वहाँ पे बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल तो स्टेबलाइज हो गया आपका, और न्यूक्लियोफाइल जैसे ही स्टेबल हो गया, जैसे ही स्टेबलाइज हो गया, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और वो SN2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हेंस SN2 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नहीं होती। SN2 रिएक्शन हमेशा से अप्रोटिक सॉल्वेंट और सॉल्वेंट्स विथ अ लो पोलैरिटी में ही वहाँ पे होती है, ठीक है। सो दिस इज़ द लास्ट फैक्टर यू कैन से which influence SN1 and SN2 mechanism. So the net result we have it is SN1 reaction प्रोटिक सॉल्वेंट्स में वहाँ पे होगी, एंड SN2 रिएक्शन अप्रोटिक सॉल्वेंट्स और सॉल्वेंट्स विथ अ लो पोलैरिटी, उसमें वहाँ पे वो रिएक्शन हो सकती है।
अब यहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में ना कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आप लोगों से, वो क्वेश्चंस आप लिख कर मुझे भेजो, इस तरीके से मैंने आपको कहा था। बिकॉज़ न्यूक्लियोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपने पढ़ रखा है, इसलिए वो कहा था। बट लगभग 3 से 4 बच्चे जो है उन्होंने सिर्फ मुझे क्या भेजा है, वो जो असाइनमेंट मैंने दिया था उसका आंसर भेजा है, बाकी के बच्चे आंसर्स नहीं दे रहे। सो धीरे धीरे मैं देखूंगी, फिर उसके बाद डिसीजन होगा मेरा कि मैं आपके घर फिर कॉल लगवाऊंगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, कि ऐसे न्यूक्लियोफाइल मुझे चाहिए कि जो न्यूक्लियोफाइल्स में जैसे हम बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इट मीन्स दैट कि जैसे उस पर चार्ज कुछ भी वहाँ पे नहीं है। तो कैसे, किस तरीके से बोलोगे आप, H2 है, NH3 है, ठीक है, ROH है, वहाँ पे देखो H2O में कहीं चार्ज दिखाई दे रहा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीसी है। NH3 में चार्ज नहीं दिखाई दे रहा, बट N के ऊपर लोन पेयर है। H2O में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। सो दे आर कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये एग्जाम्पल्स देने थे, आपको आना चाहिए था। नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स। अब एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या है, अनायन मतलब क्या होता है, अनायन मतलब जिसपे निगेटिव चार्ज होता है। एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या है, जिसपे निगेटिव चार्ज है और वो न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट कर रहा है, उसे एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल कहा जाएगा। बेसिकली एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल में काफ़ी सारे हमारे पास Cl माइनस है, Br माइनस है, I माइनस है, OH माइनस है, Cn माइनस है। ये एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपको समझना। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। बेस और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस, ये तो कुछ बच्चों ने डायरेक्टली वहाँ पे इंटरनेट जो है उससे वहाँ पे दिया है मुझे, ऐसे नहीं होना चाहिए। बेस क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसका डिफरेंस जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये बात आप समझ लो बच्चों कि बेस और न्यूक्लियोफाइल में मतलब डिफरेंस एक ही है वहाँ पे, दोनों का काम जो है वो एक ही है वहाँ पे, कि इलेक्ट्रॉन पेयर उनके पास है। अगर आप बेस को भी देखो, अगर आप न्यूक्लियोफाइल को भी देखो, दोनों भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, दोनों भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे R है मेरे पास, ठीक है, ये जो R है ये R के ऊपर लोन पेयर है और ये निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसी है। ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को ये अगर लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है और उसके साथ अगर वो अटैच हो रहा है, तो इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल। वो एक्ट क्या कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल करके वो वहाँ पे एक्ट कर रहा है। अब अगर यही है और यही अगर H+ जो है, H+ के साथ वहाँ पे वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज H+ का मतलब क्या है, देखो H+ का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे वहाँ पे हाइड्रोजन आयन है, बट वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी है। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी अदर देन H+ अगर आप लेते हो, अगर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी जो है वो अगर उस पर्टिकुलर कार्बन पे या कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसी पे अटैक कर रहा है, तो उस वक्त वो न्यूक्लियोफाइल करके एक्ट करेगा। बट अगर वो यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, R जो है वो यहाँ का हाइड्रोजन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, दूसरे से वो हाइड्रोजन जो है वो ऐसे खींच लेगा, तो वो क्या करके एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बेस करके एक्ट कर रहा है। तो क्या करके एक्ट कर रहा है, वो बेस करके एक्ट कर रहा है। मतलब समझ में आना चाहिए। एक शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, H+ के साथ अगर कोई भी निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसी, कोई भी आप लो यहाँ पे, ये सपोज मैंने लिया Cn-, ठीक है,
यहाँ पे मैंने Cn माइनस लिया और यहाँ पे मैंने आपको कहा यहाँ पे आपका कार्बोकेटायन प्रेजेंट है, यहाँ पे कार्बोकेटायन प्रेजेंट है और यहाँ पे ना H प्लस है, ठीक है। अगर मैंने आपको ये कहा कि ये Cn माइनस जो है ना, Cn माइनस जो है ये Cn माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और ये Cn माइनस जो है ना ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सिंपल वे में ये बोलो कि ये Cn माइनस H प्लस के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। सो ये जो बॉन्डिंग यहाँ पे बन रही है H प्लस के साथ बेसिकली, सो उस वक्त में ये Cn माइनस एक्ट करेगा एज अ बेस। अब अगर Cn माइनस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है तो Cn माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, Cl माइनस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। आ रहा है समझ में? सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि बेस और न्यूक्लियोफाइल जो है उसका रीज़न, उसका डिफरेंस मैंने पूछा था, जो डिफरेंस आपने 11th में भी पढ़ा है और बेस के बारे में ना जाने आपने 9th और 10th में भी पढ़ के रखा है। सो थोड़ा सा तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ये समझ लो कि बेस और न्यूक्लियोफाइल ये दोनों होते हैं ऐसे जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच है तो डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों को बेस, एक को न्यूक्लियोफाइल क्यों कहेंगे हम लोग? रिएक्शन पे डिपेंड करता है। अगर मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी मेरे पास है, कोई भी एक स्पेसी मेरे पास है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी ने किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक किया, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक किया अदर देन H प्लस, अदर देन H प्लस, तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी को क्या कहा जाएगा वहाँ पे? तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी ने किसी दूसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन को क्या किया? ग्रैब किया, हाइड्रोजन को H प्लस को क्या किया? ग्रैब किया, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी ने हाइड्रोजन H प्लस के साथ क्या बनाया? वहाँ पे बॉन्ड बनाया, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी क्या होगी? आपकी बेस होगी। वो क्या होगी? बेस होगी। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट, कंसेप्ट का डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत बड़े क्वेश्चंस मैंने नहीं दिए थे। मेरा ये एक्सपेक्टेशन था कि आप लोगों से ये क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, बट ठीक है, ये क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से नहीं आए। अभी भी लिख सकते हो आप लोग कि बेस क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। जो एक मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी है आपने, तो उसमें मैंने एक ने देखा है कि जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं वो पता ही नहीं है। न्यूट्रल मतलब क्या? जिस पे कुछ भी चार्ज नहीं है। फाइंड आउट करो, कुछ भी चार्ज नहीं है। H2O है, NH3 है, इवन ROH है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। तो ऐसे जो स्पेसीज होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उनके पास ज़्यादा है, किसी ना किसी एटम में उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, बट वो पर्टिकुलर एक ग्रुप ऑफ एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल्स को न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कहा जाता है। एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स क्या है? एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स बहुत ही सिंपल है। अनायंस मतलब निगेटिवली चार्ज स्पेसी, ठीक है। एनियोनिक न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जहाँ पे सीधे से निगेटिव चार्ज आपके एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे बन रहा है। इवन मैं ये भी बोलूँगी आपको कि SO4 माइनस, SO4 माइनस भी क्या है? वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ही है। वहाँ पे Cn माइनस, Br माइनस, I माइनस, OH माइनस, ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल्स ही है, ठीक है। तो एनियोनिक और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं उनके बारे में वहाँ पे हमें जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चंस थे, जो 3 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे करने के लिए, बट उसमें से लगभग बहुत कम बच्चों ने ये आंसर भेजा है और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने सीधे से इंटरनेट पे जो भी लिखा है वो लिख के मुझे भेज दिया है। वो बेटर होता कि आप कोई भी ऐसा एक्सप्लेनेशन दे के मुझे आप आंसर वहाँ पे देते, सो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो कहाँ तक है वो मुझे देखना है। वो अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं है, बेसिकली आपको पता ही नहीं है कि बेस क्या, कब बोलेंगे हम पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी को, बेस कब बोलने वाले हैं और न्यूक्लियोफाइल कब बोलने वाले हैं, सो इट विल बी वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर यू ऑल, बिकॉज 11th में ये पढ़ रखा है आप लोगों ने। ऐसा कुछ नई बात नहीं है यहाँ पे, न्यू कोई कंसेप्ट मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ। कैन यू रिकॉल के अंडर जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे आ रहे हैं वही क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉब्लम 10.5 जो है वो तो एक्चुअल में पूरा उन्होंने वहाँ पे ये दिया है, जो भी हम बोलते हैं कि आंसर पूरा दिया है। एक बार वो पढ़ लेना, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लेना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो अल्काइल हैलाइड्स में होते हैं, ये तो हमने यहाँ पे देख लिया। बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अलावा क्या क्या होता है यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स में, तो वो भी बाकी रिएक्शंस हमें देखने हैं। बट जस्ट ओवरव्यू में एक आपको दे देती हूँ। SN1 SN2 रिएक्शन में जितने भी पॉइंट्स मैंने पहले आपको फॉर डिफ्रेंशिएशन पर्पस दिए थे वो भी आपके साथ रखो, और 2 पॉइंट्स उसमें ऐड करो। सबसे पहले तो एक पॉइंट ये है कि न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो SN2 में बेसिकली हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करेंगे, और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो भी चलेगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन है, कार्बोकेटाइन की प्लेनर ज्योमेट्री है। न्यूक्लियोफाइल कैसे भी होगा तो वो फ्रंट साइड से और बैक साइड से अटैक कर सकता है, ठीक है। सो न्यूक्लियोफाइल का एक पॉइंट एडअप करो वहाँ पे। एंड सेकेंड पॉइंट जो और ऐड करना है, दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर सॉल्वेंट पोलैरिटी। सॉल्वेंट पोलैरिटी का पॉइंट आपको ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो SN1 रिएक्शन है वो पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स में वहाँ पे होती है। सो ये लिखना पड़ेगा आपको कि SN1 रिएक्शन फेवर इन polar protic solvent, whereas SN2 reaction takes place when we take polar aprotic solvents, ठीक है। सो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट्स और उसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं, नथिंग एल्स। बाकी के पॉइंट्स तो मैंने बहुत अच्छे से आपको दिए थे, तब भी डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट्स मैंने लिख के दिए थे। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शंस इन अल्काइल हैलाइड्स। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं अल्काइल हैलाइड्स में वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं। काफ़ी सिंपल रिएक्शंस है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जितना हेवी पार्ट आपको वहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। सो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है, वो एलिमिनेशन रिएक्शंस हम क्या करेंगे वहाँ पे अब पढ़ेंगे। अब बेसिकली ये रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में अब ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये पॉइंट के अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको क्या करने हैं, नोटबुक में नोट डाउन करने हैं जब मैं पढ़ाऊँगी। अब यहाँ पे देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएक्शन को डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाता है। 4 नाम है इसके। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहा जाएगा एलिमिनेशन में, उसके बाद है बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाएगा, 1,2 एलिमिनेशन भी कहा जाएगा। तो 3 नाम तो इस रिएक्शन में याद रखने पड़ेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन है ही, वहाँ पे कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से देखो क्या समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन भी बाहर निकल रहा होगा और हेलोजन भी बाहर निकल रहा होगा। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये रिएक्शन में हाइड्रोजन बाहर निकलता है और हेलोजन भी बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशन है फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन टू टेक्स प्लेस। हेलोजन इज़ अटैच टू कार्बन एटम। अब हेलोजन जिस पर्टिकुलर कार्बन एटम को अटैच है उसे अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। अल्फ़ा कार्बन मैंने पहले भी आपको कहा था जब हम 11th के लेक्चर पढ़ रहे थे। अल्काइल हैलाइड्स में मैंने आपको कहा है कि अल्काइल हैलाइड्स में अल्फ़ा कार्बन कौन सा होता है, जिस पर्टिकुलर कार्बन को हेलोजन अटैच है उसे क्या कहा जाता है, अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है, ना कि उसके बाजू वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। ऐसा नहीं होता, बिकॉज हेलोजन क्या है, हेलोजन ही आपका फंक्शनल ग्रुप है ना। जो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली कार्बन से अटैच है वही कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहा जाएगा। एनी कार्बन अटैच टू अल्फ़ा कार्बन इज़ बीटा कार्बन। एनी कार्बन अटैच टू अल्फ़ा कार्बन इज़ बीटा कार्बन। बहुत ही सिंपल है। अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे है और उसके साथ साथ एक कार्बन दूसरा अटैच है, तो इस पर्टिकुलर कार्बन को क्या कहा जाएगा, बीटा कार्बन कहा जाएगा। हाइड्रोजन्स अटैच टू बीटा कार्बन आर सेड टू बी बीटा हाइड्रोजन। ये तो काफ़ी सिंपल है। हाइड्रोजन बीटा कार्बन को जितने भी हाइड्रोजन अटैच्ड है वो बीटा हाइड्रोजन्स ही हम लोग उसको बोलेंगे। सो बीटा एलिमिनेशन और 1,2 एलिमिनेशन इज ऑल्सो द नेम ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में बीटा एलिमिनेशन भी उसे आप बोल सकते हो, या तो फिर 1,2 एलिमिनेशन भी बोल सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी यहाँ पे दिया है
ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस। अब आपको समझ में आएगा कि बेस और न्यूक्लियोफाइल की कंसेप्ट। यहाँ पे बेस है, उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी है, उतना याद रखो। यहाँ पे देखो कोई तो भी एक अल्केन हमने, अल्काइल हैलाइड हमने लिया है, इस कार्बन से ये X मतलब हैलोजन अटैच है, तो इस कार्बन को क्या कहा हमने, अल्फा हाइड्रोजन कहा। एनी कार्बन अटैच टू अल्फा हाइड्रोजन इज बीटा, एनी कार्बन अटैच टू अल्फा हाइड्रोजन इज बीटा कार्बन। सो बीटा कार्बन ये है आपका, और बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड रहेंगे उसे बीटा हाइड्रोजन कहा जाएगा। यहाँ भी हाइड्रोजन है, मैंने ये हाइड्रोजन आपका ले लिया है। यहाँ पे देखो ये जो है बेस है, मतलब अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होने वाली है, तो बेस में वहाँ पे हमें पता है ये चीज़ कि बेस जो है वो वहाँ पे अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और मिक्सचर को क्या किया जाएगा, बॉईल किया जाएगा, हीट दी जाएगी। हीट देने के बाद क्या होता है, सिंपल मैं बता रही हूँ, एक्चुअल में H और X हाइड्रोजन भी निकालना है आपको और हैलोजन भी निकालना है। मतलब ये दोनों अगर निकल गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बेसिकली अल्कीन आपके प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है बी पॉजिटिव। अब ये इसने क्या किया, इसने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो बी पॉजिटिव H यहाँ पे आपको मिला है, क्योंकि बी ने क्या किया, बी ने खुद के लोन पेयर जो है वो हाइड्रोजन को दे दिए ना, तो बी के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, और X माइनस मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन लेके वो यहाँ पे निकल गया, ठीक है। सो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बी पॉजिटिव H X माइनस भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पे HX भी लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, HX लिखने से भी वहाँ पे काम हो सकता है, ठीक है। सो ये तो बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पे सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ। सपोज़ मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई भी बेस हमने लिया है, और यहाँ पे हमने देखो इस तरीके का एक ब्रोमीन लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, अल्काइल हैलाइड हमने लिया है। अल्काइल हैलाइड को अल्कोहलिक KOH जो है उसके प्रेजेंस में हमने लिया, मिक्सचर में लिया और हीट किया है, तो ये जो है ये यहाँ से निकल जाएंगे, मतलब यहाँ पे फॉर्मेशन होगा HBr का फॉर्मेशन होगा, एंड देन यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। बट ये केस इतनी सिंपल क्यों लग रही है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन है, सिर्फ एक बीटा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है। अब अगर ऐसा हुआ तो कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो दो प्रेजेंट है, दोनों भी साइड में, वहाँ पे अल्फ़ा बीच में है, और इस साइड में भी कार्बन है, इस साइड में भी कार्बन है। हमने तो पहले ही देखा कि अल्फ़ा कार्बन से अटैच जो कार्बन रहेंगे, डायरेक्टली अटैच जो कार्बन रहेंगे, उनको क्या कहा जाएगा, बीटा कार्बन कहा जाएगा। सो लेट अस सी एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से अब वहाँ पे अल्कीन आपको मिलेगा। अल्कीन वहाँ पे कैसे मिलेगा, ये देखो, मतलब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, टेक्स्ट बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिया है वही लिया जाएगा आपको समझने के लिए। तो देखो कौन सा एग्ज़ाम्पल है, वहाँ पे CH3, यहाँ पे है CH3, यहाँ